हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोअर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। राजनीति सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के वाले सेशन के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा संप्रभुता, सोरेंटी, जिसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे संप्रभुता के अर्थ, लक्षण और प्रकारों पर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, आज का स्टार्ट करते हैं इसमें, और इसी के साथ में हमारी आज थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड यूनिट का ये लास्ट सेशन है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली सेशन पर मूव करेंगे। आइए दोस्तों, ये थर्ड यूनिट में आपने अच्छे से देखा है कि इसमें तीन टॉपिकों पर हमको डिस्कस करना था। शक्ति पर हमारी चर्चा हो चुकी है, इसके बाद में इससे पहले वाले सेशन में हम सत्ता पर बात कर चुके हैं, और आज का जो सेशन होगा वो हो रहा है संप्रभुता पर, सोरेंटी पर, और इसी के साथ में यूनिट नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इकाई 3 कंप्लीट हो जाएगी। इसके जस्ट बाद में हम इकाई 4 पर मूव करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक का जो सारांश है, अर्थात कि आज के सेशन में हमें क्या क्या देखना है आप जान चुके हैं। संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता के लक्षण, और लास्ट में देखेंगे हम संप्रभुता के प्रकार। तो ये 3 बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं के माध्यम से हम आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। छोटा सा सेशन है, ज्यादा लेंदी नहीं होगा। चलिए सबसे पहले संप्रभुता का अर्थ। तो दोस्तों थ्योरेटिकल रूप में हमें इसके अर्थ पर चर्चा करनी है, थ्योरेटिकल रूप से, है ना। समझने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इसका अर्थ देखना है हमें, तो अर्थ शाब्दिक रूप से आपको इसके अर्थ पर फोकस करना है। शाब्दिक रूप से अर्थ ये कि जब हम संप्रभुता की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी हमने देखा कि संप्रभुता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोरेंटी। क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में? सोरेंटी। और ये चूंकि सोरेंटी जो है ये लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बना हुआ है। सोरेंटी सोरेंटी जो है दोस्तों लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बना हुआ है, और इस सुपर एनस शब्द को 2 भागों में तोड़ दीजिए, सुपर और एनस। किससे? सुपर और एनस। तो यहां पर सुपर का अर्थ होता है सुप्रीम, और एनस का अर्थ होता है पावर। क्लियर है? सुप्रीम और एनस का अर्थ होता है क्या? पावर। तो दोनों को वापस जोड़कर अगर हम इसका एक साथ अगर इसका अर्थ देखें, तो इसका अर्थ होता है सुप्रीम पावर, अर्थात सर्वोच्च शक्ति। क्लियर है? सर्वोच्च शक्ति। तो इस प्रकार से संप्रभुता का सिंपल सा अर्थ हुआ सर्वोच्च शक्ति। तो जिसके पास भी संप्रभुता है, अर्थात जो संप्रभु है वो सर्वोच्च शक्तिशाली होगा, उससे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता। उसे कोई भी आदेश नहीं दे सकता, उस पर किसी का भी प्रतिबंध नहीं होगा। वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कार्य कर सकता है, जिस प्रकार के आदेश चाहे उस प्रकार के आदेश जनता से या प्रशासन से मनवा सकता है। क्लियर है? जिसके पास में संप्रभुता होगी हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से जो संप्रभुता जो है, देखिए यहाँ पर शाब्दिक रूप में इसका अर्थ लिखा हुआ है कि संप्रभुता से अभिप्राय आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में राज्य की सर्वोच्चता से है। अब जिस प्रकार की सर्वोच्चता की हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार की संप्रभुता सिर्फ एक ही जगह देखने को मिल सकती है, वो मिल सकती है राज्य में, अर्थात देश में, है ना। उसके बाद में ऐसा कोई संप्रभु नहीं है जिसके पास सर्वोच्च शक्ति हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम इनकी 2 परिभाषाएं दी गई यहाँ पर, दो विद्वान, इनकी परिभाषाओं को मैंने यहाँ पर कोट किया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। परिभाषा जीन बोंदा साहब है और ग्रेसियस है। तो जीन, अब इनकी परिभाषाओं को एक बार बारीकी से पढ़ते हुए इसको समझते हुए चलते हैं आगे। बोंदा साहब बोलते हैं कि संप्रभुता नागरिक व प्रशासन के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। क्या कहा गया है? संप्रभुता जो है वो नागरिक अब यहां पर देखिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, अर्थात कि राजनीति के अंदर हम संप्रभुता को पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक संप्रभुता की ही हम ये चर्चा करेंगे। और जब राजनीतिक संप्रभुता की बात करते हैं तो राजनीतिक संप्रभु कौन होता है? राज्य होता है। तो बेसिकली जब हम उसे या किसको इस प्रकार के कोई बिंदु आते हैं, तो वहां पर एक ही अर्थ होता है कि हम राज्य की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहां पर कहा गया कि संप्रभुता नागरिक व प्रशासन के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो, कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध ना हो। मतलब ये कि जो राज्य है, बोंदा साहब के अनुसार कि जो राज्य है वो संप्रभु है, सर्वोच्च होगा, उस पर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उसी प्रकार से ग्रेसियस साहब बोलते हैं कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित ना हो, जिसकी इच्छा का उल्लंघन ना किया जा सकता हो। तो ग्रेसियस साहब ने भी स्पष्ट
रूप से जो है बोंदा साहब ने जो भावनाएं व्यक्त की है उन्हीं को उन्होंने दोहराया है, अर्थात ये कि संप्रभुता उस व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति हो सकती है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसके कार्य किसी पर आश्रित नहीं है, अर्थात ये कि वो किसी और से संचालित नहीं होगा, वो अपने खुद के लिए खुद के डिसीजन खुद ले सकता है और अपने आदेशों का पालन जनता से या प्रशासन से करवा सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है कि जिस संप्रभुता की हम बात कर रहे हैं, जिस संप्रभुता की हम बात कर रहे हैं वो संप्रभुता एक्चुअल में कितने प्रकार की होती है, अर्थात इसके पक्ष कितने होते हैं, पक्ष कितने होते हैं। तो संप्रभुता देखिए दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी होगी दोस्तों? दो प्रकार की हो सकती है, आंतरिक और बाहरी, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। कैसे? वह देखिए, जब हमने बात की संप्रभुता की, संप्रभुता अर्थात सोरेनिटी मतलब कि सर्वोच्च शक्तिशाली, मतलब सर्वोच्चता, ऐसा मान लीजिए कि संपूर्ण अधिकार उसके पास में है। तो आंतरिक रूप से भी वो सर्वोच्च होना चाहिए और बाहरी रूप से भी सर्वोच्च होना चाहिए। आंतरिक रूप इन द सेंस ये कि जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में जो संप्रभु है, अर्थात जिसके पास में संप्रभुता है या सत्ता है, वो आंतरिक रूप से किसी और के आदेशों को मानने के लिए बाध्य ना हो। इसी को दूसरे अर्थों में अगर समझे तो एक राज्य के अंदर संपूर्ण जनता या समुदाय या कहें कि प्रशासन भी जो है उसके आदेश मानने के लिए बाध्य हो, उससे ऊपर कोई ना हो, उससे ऊपर कोई ना हो, क्योंकि एक राज्य में दो संप्रभु कभी नहीं हो सकते। तो इसका कहने का अर्थ यहां पर यह बनता है कि आंतरिक संप्रभुता के अंतर्गत कि राज्य के अंदर उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होना चाहिए। संपूर्ण जनता पर एक छत्र राज्य हो, किसका? राज्य का, वही संप्रभु आंतरिक संप्रभुता कहलाएगी। अब बाहरी संप्रभुता की बात करें तो बाहरी संप्रभुता एक राज्य के परिप्रेक्ष्य में बाहरी संप्रभुता की बात करें तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि बाहरी दुनिया की, जैसे कि एक देश पर किसी अन्य देश का, जिस देश की हम बात कर रहे हैं, जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, उस राज्य पर किसी अन्य देश का बाहरी रूप से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब वो राज्य अपनी इच्छा के अनुसार अपने डिसीजन ले सकता हो, वही संप्रभु हो सकता है ना। जैसे कि आज हम वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में भारत संप्रभु है। एग्जैक्टली है, क्यों? क्योंकि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है दोस्तों, तो भारत सरकार जो है अपने खुद के निर्णय अपने अनुसार लेती, जो उनको उचित लगता है वह लेती है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के कोई निर्णय लिया जाए, है ना, उस कंडीशन में नहीं है। तो इसी कारण से भारत को हम एक संप्रभु राज्य कह सकते हैं। क्लियर है? और आंतरिक रूप से भी संप्रभु है ना। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्णय को मानना पूरे देश का कार्य है। कोई भी जो है गवर्नमेंट के निर्णय को नकार नहीं सकता है, उसको मानने से इनकार नहीं कर सकता है। जो अधिनियम एक बार लागू हो गया, उस अधिनियम का पालन संपूर्ण जनता को करना ही पड़ता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये आंतरिक संप्रभुता और ये बाहरी संप्रभुता मैंने आपको कोट कर दी, समझा भी दिया, एक बार पढ़ के भी दिखा देता हूं जिससे कि आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ किसी राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य का एक छत्र अधिकार हो। पहली कंडीशन, ठीक है ना। राज्य सबको आदेश देता हो लेकिन वह किसी से आदेश प्राप्त ना करता हो, वही राज्य यहां पर आंतरिक रूप से संप्रभु कहा जा सकता है। दूसरे पक्ष में है बाहरी संप्रभुता। तो बाहरी संप्रभुता के अंतर्गत की बाहरी संप्रभुता का अभिप्राय राज्य उन राज्यों के दबाव व हस्तक्षेप से स्वतंत्र होता है। उसकी इच्छा निजी इच्छा होती है, वो अपनी इच्छा से अपने देश से, अपने राज्य से संबंधित निर्णय ले सकता है, किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश के दबाव में नहीं रहेगा, कोई भी राज्य उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह होती है आपकी बाहरी संप्रभुता। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम संप्रभुता के लक्षणों की। तो संप्रभुता के लक्षणों के अंतर्गत दोस्तों हम 6 प्रकार के लक्षणों पर डिस्कस करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे निरंकुशता पर, उसके बाद स्थायित्व, उसके बाद अविभाज्यता, लास्ट सर्वव्यापकता, अद्वैतता और मौलिकता। तो ये 6 प्रकार के जो है यहाँ पर लक्षण है। इन लक्षणों पर एक एक करके दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। निरंकुशता, अब समझिए यार, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में सर्वोच्च शक्ति है, मतलब कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो व्यक्ति, है ना। तो अब वो क्या करेगा भाई, उसे कोई भी कार्य करना होगा
तो क्या वो किसी पर निर्भर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। जो उसको करना है या कहें कि जिन आदेशों का उसे पालन करवाना है वो संपूर्ण जनता से उन आदेशों का पालन करवाएगा। तो जब इस प्रकार की इतनी सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में जब निहित हो जाती है तो वो व्यक्ति अपने आप में निरंकुश बन जाता है। निरंकुश मतलब ये कि वो जनता की, जरूरी नहीं है कि जनता की भलाई के लिए कार्य करे, वो स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं के विकास के लिए भी कार्य कर सकता है, उसे कोई नकार नहीं सकता, है ना। तो यहां पर जब जनता का पक्ष छोड़ दिया जाए, जनता के पक्ष को हटा दिया जाए, है ना, तो उसी को वहां पर एक निरंकुशता उत्पन्न होती है। तो लेकिन एक बात और भी है कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कोई भी संप्रभु जो है आज निरंकुश नहीं है, पूर्णतः निरंकुश नहीं होता है, पूर्णतः निरंकुश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वह इस कारण को समझिए। संप्रभुता दोस्तों, संप्रभुता आज देखिए पूरे विश्व में लगभग सभी देशों ने लोकतंत्र को अपना लिया है, लगभग सभी देश लोकतंत्र अपना चुके हैं। तो जहां पर लोकतंत्र है अर्थात कि शासन व्यवस्था में जनता का पुट है, जनता की भागीदारी है। जब जनता की भागीदारी है वहां पर तो जनता का दबाव उस प्रभु सत्ता पर रहता है, संप्रभु पर रहता है कि वो लोक निर्णय या ऐसा कहें कि जन कल्याण से हटकर के कोई ऐसे निर्णय नहीं ले सकता जिसमें जन कल्याण निहित ना हो या जनता का हित ना हो, है ना। तो इसलिए यहां पर कुछ दार्शनिकों ने, कुछ विचारकों ने कहा है कि संप्रभुता, आज के समय में संप्रभुता पूरी तरह से निरंकुश नहीं हो सकती। क्लियर है। हाँ, यह सत्य है कि राज्य की संप्रभुता निरंकुश या असीम होती है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च शक्तिशाली होता है, सारी शक्तियां उसके पास होती है, इस कारण से वो निरंकुश हो सकता है, उसकी शक्तियां असीम होती है, कानूनी दृष्टि से उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इसलिए वो निरंकुश हो सकता है। लेकिन आज वर्तमान में पूरी तरह से कोई भी प्रभु सत्ता निरंकुश नहीं है ना। स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व, जी हाँ, प्रभु सत्ता जो है ना उसी प्रकार स्थायी है जिस प्रकार से एक राज्य स्थायी होता है, एक देश स्थायी होता है। प्रभु सत्ता भी उतनी ही जरूरी है एक राज्य के लिए। भाई मान लेते हैं कोई देश है, अब उस देश को प्रभु सत्ता नहीं, मतलब उसको सर्वोच्च शक्तिशाली नहीं है वो अपने आप में, तो कोई दूसरा देश आकर उस पर अधिकार नहीं कर लेगा, या फिर उसी देश के जो धनी वर्ग के लोग होंगे वो उसको हड़प लेंगे, वो अपने हिसाब से पूरा देश चलाएंगे। पहले क्या होता था, प्राचीन समय से लेकर मध्यकालीन समय तक क्या होता था, जो शक्तिशाली वर्ग था उसी का आधिपत्य था, है ना। लेकिन वर्तमान में संवैधानिक शासन व्यवस्था लागू हो चुकी है, तो इस कारण से दोस्तों अब जो है एक संप्रभुता जो है, प्रत्येक राज्य के पास संप्रभुता होती है और वो संप्रभुता पूरी तरह से स्थायी होती है। संप्रभुता समाप्त तो राज्य समाप्त, है ना। अविभाज्यता का अर्थ क्या हुआ, विभाजन, है ना, तो विभाजित ना हो सके। जी हाँ, संप्रभुता भी विभाज्य योग्य नहीं है, मतलब उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। एक राज्य में दो संप्रभु कभी नहीं हो सकते, सर्वव्यापकता की बात करें तो पूरा राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उसके आदेशों को मानने से इनकार कर सके। क्लियर है, मतलब पूरी जनता या संपूर्ण समुदाय जो है संप्रभु के आधिपत्य में रहते हैं, अधीनता में निवास करते हैं। क्लियर है। अधेयता की बात करें तो जी हाँ, संप्रभुता किसी को दे भी नहीं सकते। जब तक राष्ट्र जिंदा है, जब तक राष्ट्र है तब तक संप्रभुता किसी को नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। मतलब यहां पर गार्डनर साहब ने कहा भी है कि संप्रभुता का त्याग अर्थात की आत्महत्या करने के समान है, राज्य की आत्महत्या करने के समान है। लास्ट है मौलिकता दोस्तों, मौलिकता का शब्द इसलिए यहाँ पर पुट किया गया है कि यहाँ पर जो संप्रभुता प्राप्त होती है वो अपने स्वयं के अधिकार से होती है, अर्थात कि एक राज्य को अधिकार है कि वो संप्रभु हो, इसीलिए राज्य का मौलिक अधिकार है ये संप्रभु होना। इसीलिए कहा गया है कि संप्रभु के पास सत्ता अपने अधिकार से है, वह उससे किसी से प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि भारत जो संप्रभु है तो वो किसी अमेरिका, यूरोपीय किसी देश की, ब्रिटेन या कहें कि रूस वगैरह, इन किसी की देन नहीं है, बल्कि वो अपने आप में संप्रभु है। क्यों है? क्योंकि भारत की मौलिकता है, उसे अपने अब स्वयं से या कहें कि संविधान से उसे मौलिकता प्राप्त हुई है।
आई होप कि ये लक्षण वाला कंसेप्ट 6 ही पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर होंगे दोस्तों, व्यवहारिक रूप से पूरी तरह क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रकारों की। तो दोस्तों इसके प्रकारों के अंतर्गत हम 4 प्रकारों पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 4 प्रकारों पर सबसे कि संप्रभुता कितने प्रकार की हो सकती है, संप्रभुता कितने प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा ध्यान लगाकर इस बात को सुनिए और समझने का प्रयास करना। जरा सा मिस करोगे ना तो कंसेप्ट छूट जाएगा आपका, है ना। थोड़ा समझते हुए चलना है इसको व्यवहारिक रूप से। सबसे पहले बात करेंगे नाम मात्र की संप्रभुता की। किसकी? नाम मात्र की संप्रभुता की। नाम मात्र की संप्रभुता एक्चुअल में क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे वैधानिक या वास्तविक संप्रभुता की, बाद में कानूनी संप्रभुता और लास्ट में लोक संप्रभुता। इस प्रकार से चारों संप्रभुताओं को एक एक करके अंदर हम चल के और डिटेल में समझने वाले हैं। इसको व्यवहारिक रूप से समझेंगे तो आपको दोस्तों ये टॉपिक हमेशा जीवन भर याद रहेगा। यार जिस संप्रभुता की हम बात कर रहे हैं, इस संप्रभुता का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। देखिए थ्योरेटिकल रूप से आप अपनी किताबों से पढ़ते आए हो, 12-13 साल से आप पढ़ ही रहे हो, है ना। लेकिन अभी भी आपके एक्सपीरियंस में जिस टॉपिक को आपने व्यवहारिक रूप से समझ लिया, या कहें कि जिस जो आपने बुक में पढ़ा था, कभी अगर आपने चाहकर या अनचाहे में कभी उसका प्रैक्टिकल कर लिया होगा तो वो टॉपिक आपको आज भी याद होगा। तो सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिकों पर ऐसा क्यों नहीं करते हो आप? उसको व्यवहारिक रूप दीजिए ना भाई। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें। अगर एक बार आपने उसको व्यवहारिक रूप से समझ लिया तो यकीन मानिएगा फिर आपका वो टॉपिक आपके यहाँ मस्तिष्क में पूरी तरह फिट हो जाएगा, फिर आप उसको भूलने वाले नहीं हो। और वो एक टॉपिक अगर आपने उसको व्यवहारिक रूप से समझ लिया तो अगला टॉपिक में भी वो जो है ये वाला टॉपिक आपकी हेल्प करने वाला है ना। तो संप्रभुता के विभिन्न प्रकार, 4 प्रकारों की बात करेंगे। सबसे पहले नाम मात्र की संप्रभुता। कौन सी दोस्तों? नाम मात्र की संप्रभुता। क्या होती है नाम मात्र की संप्रभुता? भाई नाम मात्र की संप्रभुता मतलब सिंपल है कि दिखाने के लिए अधिकार तो है उसके पास, दिखाने के लिए तो वो संप्रभु है, लेकिन एक्चुअल में वो संप्रभु नहीं है। जैसे हमारे राष्ट्रपति साहब, जैसे हमारे जो राष्ट्रपति का पद है, तो ऐसे तो पूरे देश का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है। सभी कानूनों का संचालन जो है लागू जो होते हैं वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ होते हैं। लेकिन क्या वास्तविक रूप से क्या उनको ये सब अधिकार प्राप्त है? अधिकार वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं है, सिर्फ नाम मात्र के संप्रभु है। कौन? राष्ट्रपति या ब्रिटेन के हम जो सम्राट की बात करें तो वो भी उसी प्रकार, ठीक है ना। तो अब ये स्थिति कहां पर पाई जाती है दोस्तों? तो ये स्थिति वहां पाई जाती है जिन देशों ने संविधान को लागू किया है। अधिकतम संवैधानिक व्यवस्थाओं में दोस्तों जो उनके अध्यक्ष होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं। अधिकतम शब्द यहां पर याद रखना है ना, अधिकतम देशों में। क्लियर है? सभी देशों को नहीं बोला, अधिकतम देशों में। तो अधिकतम देशों में जहां पर संवैधानिक व्यवस्था है वहां पर उनके अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों वो नाम मात्र के संप्रभु होते हैं। और उनमें जो संप्रभुता होती है अर्थात जो अधिकार होते हैं वो भी नाम मात्र के होते हैं, नाम मात्र की प्रभुसत्ता होती है। क्लियर है? ब्रिटेन का सम्राट और भारत के राष्ट्रपति इसके सबसे अच्छे उदाहरण देखे जा सकते हैं, है ना। और इसलिए ब्रिटेन की संसद को लेकर के तो एक कहावत भी है कि ब्रिटेन में अगर कैबिनेट दोस्तों सम्राट के पास उसके डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु वारंट पर सिग्नेचर करने के लिए अगर उसके पास भेजे तो राष्ट्रपति को अपने ही डेथ सर्टिफिकेट या फिर मृत्यु वारंट पर साइन करना होता है। मृत्यु वारंट पर साइन करना होता है, डेथ वारंट पर करना ही पड़ेगा उसे, है ना। इतना बाध्य है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भले ही सम्राट जो है, सम्राट के पास में संपूर्ण शक्तियां हैं, परंतु वो उस हाथी के दांत की तरह है जो बाहर रहते हैं 2 दांत दिखाने वाले, है ना। वास्तविक रूप से शक्तिशाली ये नहीं होते, सिर्फ नाम मात्र के शक्तिशाली होते हैं। आगे बात करते हैं तो वैधानिक या वास्तविक शक्ति या वैधानिक या वास्तविक प्रभुसत्ता। तो ये वैधानिक प्रभुसत्ता क्या होती है और वास्तविक प्रभुसत्ता क्या होती है, इस अंतर को अब यहाँ पर आपको जो ये नाम मात्र की प्रभुसत्ता थी अब यहाँ पर ये और क्लियर होने वाली। किसमें? वास्तविक प्रभुसत्ता में। दोस्तों वैधानिक प्रभुसत्ता का अर्थ हो जाता है, वैधानिक प्रभुसत्ता का अर्थ होता है कि जो विधान की दृष्टि से अर्थात कि विधि की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से जो सर्वोच्च होता है। क्या कहा यहां पर? वैधानिक प्रभुसत्ता वो प्रभुसत्ता है जो विधि के द्वारा सर्वोच्च शक्तिशाली है,
अर्थात कि कानूनी रूप से वो सर्वोच्च शक्तिशाली होता है। राज्य में सारे कानून, जितने भी कानून लागू होते हैं वो उसी के नाम से लागू होते हैं, उसी के नाम से लागू होते हैं। वही यहां पर वैधानिक प्रभुसत्ता कहलाएगा, ठीक है ना। और वास्तविक प्रभुसत्ता की जब बात करें तो जिसके पास सत्ता का कोई कानूनी अधिकार तो नहीं है, समझिए यहां पर वास्तविक जो प्रभुसत्ता होती है, देखिए वैधानिक प्रभुसत्ता। अब यहां पर आप एक एग्जांपल दे रहा हूं खाली समझने के लिए, समझिए उसको। जब हम भारतीय राष्ट्रपति की बात करते हैं तो कानूनी रूप से उनको अधिकार दिए गए हैं, कानूनी रूप से राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उन अधिकारों का इस्तेमाल करता कौन है? प्रधानमंत्री। तो भाई वास्तविक प्रभुसत्ता किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में। वैधानिक प्रभुसत्ता किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। क्यों है? क्योंकि कानूनी रूप से प्रभुसत्ता किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। इसलिए कहा गया है कि जो वैधानिक प्रभुसत्ता होती है वो विधान की दृष्टि से सर्वोच्च शक्ति होती है, और राज्य में सारे जितने भी कानून लागू होते हैं वो वैधानिक प्रभुसत्ता, वैधानिक संप्रभु के द्वारा या उसके नाम से होते हैं। जैसा कि भारत में जितने भी कानून पास होते हैं वो सबके सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है ना। और वास्तविक प्रभुसत्ता वो होती है जिसका कानून में कोई जिक्र नहीं होता है, संविधान में कोई जिक्र नहीं है, कानूनी कोई उसको अधिकार नहीं है ना, लेकिन वही प्रभुसत्ता का उपयोग करता है। प्रभुसत्ता का उपयोग कौन करता है? सारे जो भी पावर होती है पावर का इस्तेमाल कौन करता है? वास्तविक संप्रभु करता है, ठीक है। लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं, कालांतर में ये वास्तविक संप्रभु स्थायी बन जाता है। अब दोस्तों यहां पर इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का मैंने एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया था, पर एक्चुअल में इस प्रकार की जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो आपको साम्यवादी चीन में देखने को मिलेगी, चीन में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर एक वास्तविक एक वैधानिक संप्रभु, कानूनी संप्रभु होता है जिसको अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविक संप्रभु कोई और ही होता है। क्योंकि वहां की जो शासन व्यवस्था होती है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार होती है कि चुनाव के द्वारा जो जीतकर पार्टी आती है उस पार्टी के पीछे एक बड़े वर्ग का हाथ होता है, और वास्तविक रूप से वो बड़े वर्ग का जो अधिकारी होता है या कहें कि जो नेता होता है उस नेता का ही उस पर शासन होता है, क्लियर है। तो कालांतर में वास्तविक संप्रभु स्थायी बन जाता है। तो जो वास्तविक संप्रभु होता है वो धीरे धीरे आगे चलकर जनता की स्वीकृति प्राप्त करके और वो वास्तविक रूप धारण कर लेता है, वो स्थायी बन जाता है शासन व्यवस्था में, जैसे कि साम्यवादी चीन के अंतर्गत शासन व्यवस्था चलती है, एज इट इज है पूरी की पूरी, क्लियर है। चलिए अगली संप्रभुता पर बात करते हैं। अगली संप्रभुता है दोस्तों कानूनी संप्रभुता। कौन सी? कानूनी या राजनीतिक प्रभुसत्ता। कानूनी या राजनीतिक प्रभुसत्ता का आशय है कि जो कानूनी प्रभुसत्ता है वो राजनीतिक प्रभुसत्ता की एक व्याख्या है। क्या कहा गया है? एक व्याख्या है। एक मिनट सबको ओपन कर लेते हैं एक बार। कानूनी प्रभुसत्ता राजनीतिक प्रभुसत्ता की एक व्याख्या मात्र है। कानूनी संप्रभु सदैव निश्चित और स्पष्ट होता। अब ये तो आप इससे आप भली भांति परिचित है कि जो कानूनी प्रभुसत्ता संप्रभु होगा, कानूनी संप्रभु कौन होगा? जिसे कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त होंगे, जिसे संविधान ने अधिकार दिए हैं, जो कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है जिसको होंगे वो कानूनी संप्रभु होगा, है ना। तो जब कानूनी संप्रभु है तो वो पूरी तरह से स्पष्ट और निश्चित होगा, है ना। वह एक शासक या एक परिषद हो सकती है, वो एक शासक भी हो सकता है और एक परिषद भी हो सकती है। तो ब्रिटेन में सम्राट और संसद, ब्रिटेन में सम्राट और संसद ही जो है कानूनी संप्रभु है। ब्रिटेन संसद के कानून बनाने के अधिकार पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं, क्लियर है। तो जहां पर जैसा कि इसमें दोस्तों कानूनी संप्रभु की जो बात हुई है इसमें दोनों को अलग अलग आपको देखना होगा, कानूनी और राजनीतिक, है ना। तो कानूनी संप्रभु की जब बात हुई है तो संविधान में इसका वर्णन मिलेगा, संविधान के द्वारा इसे कानूनी रूप से जो है इसे अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन का सम्राट और संसद दोनों को ही कानूनी संप्रभु यहां पर माना जाता है। ब्रिटेन क्यों माना जाता है? क्योंकि ब्रिटेन संसद जब कानून बनाती है तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। और एक कहावत भी है दोस्तों, एक कहावत भी है, हालांकि उल्लेखित नहीं है परंतु एक कहावत, बहुत अच्छी कहावत है कि ब्रिटेन की संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने को छोड़कर बाकी सारे कार्य कर सकती है। इतनी पावरफुल है ब्रिटेन की संसद, है ना। ब्रिटेन की संसद इतनी पावरफुल है कि वो एक पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा बाकी सारे कार्य ब्रिटेन में कर सकती है।
इतने अधिकार उसे प्राप्त हैं। वहीं पर इसकी परिभाषा को लेते हुए प्रोफेसर डाइसी साहब ने कहा है कि कानूनी संप्रभु के पीछे एक अन्य संप्रभु विद्यमान होता है। किसके? कानूनी संप्रभु के पीछे एक अन्य संप्रभु विद्यमान होता है। कौन होता है? राजनीतिक संप्रभु। राजनीतिक संप्रभु, ठीक है ना। तो ये राजनीतिक संप्रभु सबसे प्रमुख होता है। राजनीतिक संप्रभु जो इलेक्टेड होकर चुनाव में जीत करके अपनी बहुमत प्राप्त करके और जो अपनी सरकार बनाता है, उसी को यहां पर राजनीतिक संप्रभु की संज्ञा दी जा रही है ना। तो यहां बिल्कुल क्लियर रहना, एकदम क्लियर रहना। कानूनी संप्रभु कौन है? जिसे संविधान ने अधिकार दिया। राजनीतिक संप्रभु कौन है? जो इलेक्टेड होकर जा रहा है, जिसके हाथ में वास्तविक सत्ता जिसके हाथ में है, वो राजनीतिक संप्रभु होगा। तो देखिए लिखा हुआ भी क्लियर है कि कानूनी संप्रभु के पीछे एक अन्य संप्रभु विद्यमान होता है, जिसके सामने कानूनी संप्रभु को भी झुकना पड़ता है ना। और ये दूसरा संप्रभु कौन है? राजनीतिक संप्रभु है, जिसका तात्पर्य है कि जनता की शक्ति। जनता की शक्ति, जी हाँ। जहां पर राजनीतिक संप्रभु की बात आएगी तो वो कहां से आएगा? जनता से इलेक्टेड होके आएगा, चुनाव में जीतकर अपनी बहुमत लेकर के आएगा, अपनी सरकार बनाएगा। तो वो जो बहुमत लेकर आ रहा वो कौन है? प्रतिनिधि है। किसका? जनता का प्रतिनिधि है। जनता ने जिताया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां लोकतंत्र की बात चल रही है। तो ये लोकतंत्रात्मक जो प्रतिनिधि होता है, ये आता है तभी कहीं जाकर के दोस्तों जो कानूनी संप्रभु है उसके कार्यों पर प्रतिबंध लग पाता है ना। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो देश में जो शासन व्यवस्था चलती है वो कानूनी संप्रभु के इशारों पर चलती है, उसके नाम से चलती है। लेकिन उसके पीछे वास्तविक रूप से चलाने वाला कौन होता है? तो वो राजनीतिक संप्रभु होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट भी, है ना। नेक्स्ट है लोक प्रभुसत्ता। लोक प्रभुसत्ता, या जहां लोकतंत्र होगा वहां लोक प्रभुसत्ता होगी। वास्तविक रूप से अगर लोकतंत्र की हम बात करते हैं, संवैधानिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वो 100% लोक प्रभुसत्ता होगी। क्यों? आज भी आप सुनते हैं ना कि वास्तविक जो एक जिसकी प्रभुसत्ता वो कौन है? तो दोस्तों सरकार नहीं बल्कि जनता है। भाई जनता ही तो है। क्यों? क्योंकि जनता ही जो है एक इलेक्शन के माध्यम से अपना नेता स्वयं चुनती है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि लोक प्रभु सत्ता के सिद्धांत का आशय यही है कि संप्रभुता अंततः जनता में निहित होती है। जनता में निहित होती है। जनता अपने मताधिकार के द्वारा संविधान को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकती है, संसद पर नियंत्रण भी रख सकती है, कुल मिलाकर पूरे देश पर नियंत्रण रख सकती है। कौन? जनता। जनता का एकमात्र अधिकार कौन सा? मताधिकार, ठीक है, जो संविधान ने उसे दिया है, जिसे कोई छीन नहीं सकता उससे। तो इस अधिकार के माध्यम से वो संपूर्ण शासन व्यवस्था पर अपना नियंत्रण रख सकती है, एज वेल एज संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी वो अपना जो है नियंत्रण रख सकती है। इसलिए कहा गया है कि लोक प्रभु सत्ता सर्वोच्च शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से दोस्तों चार प्रकार की प्रभु सत्ता हो सकती है। 4 प्रकार की प्रभुसत्ता हो सकती है और किसी राष्ट्र में इनमें से किसी भी प्रकार की हो सकती है। सब डिपेंड करता है अपनी शासन व्यवस्था के ऊपर कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और कौन सी व्यवस्था को वहां फॉलो किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, इसी के साथ में अपना टॉपिक होता है आज का समाप्त। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे यूनिट 4 में सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा स्वतंत्रता। क्लियर है? तो दोस्तों इसी प्रकार से 4 टॉपिक आपके 4th यूनिट में होने वाले हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार। स्वतंत्रता फर्स्ट होगा, स्वतंत्रता, उसके बाद समानता, फिर न्याय और लास्ट में अधिकार। तो 4 टॉपिक दोस्तों हमारे 4th यूनिट में होने वाले हैं और उसके बाद हम 5वीं यूनिट पर मूव करेंगे। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।